तो यस, तो अभी अपने को प्राजोजिन चालू करना है अल्फा ब्लॉकर्स में। तो प्राजोजिन का कैसे है कि प्राजोजिन इज अ सिलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट। ओके, एंटागोनिस्टिक एक्शन होती है। अल्फा वन को तो यही ऑप्शन है बेसिकली, वेजो कंस्ट्रिक्शन दिखाना। एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर दिखाया तो उसको वेजोडाइलेशन कराना पड़ेगा अपने को। करेक्ट है, सही है। सो वेजो कंस्ट्रिक्शन का वेजो डायलेशन कराना पड़ेगा अपने को। ऑफ कोर्स मतलब क्योंकि अल्फा वन है तो अल्फा वन रिसेप्टर्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन। एंड दैट इज में अगर अपन एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स अपने को वेजो डायलेशन मिलेगा। तो सीधी बात है, दैट इज़ वाई रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वेसल्स को ये अफेक्ट करता है। रेजिस्टेंस वेसल्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और ठीक है। एंड पोर्शनल हाइपरटेंशन इज अ प्रॉब्लम हियर। जो हमने चेक किया था, जितने भी हमने ड्रग्स चेक किए थे अभी के लिए, बीटा ब्लॉक्स को छोड़ के हमने इधर भी देखा नहीं था कि पोर्शनल हाइपरटेंशन वाज अ प्रॉब्लम। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं प्राजोजिन के अंदर, तो हमने देखा है कि पोस्टुरल हाइपरटेंशन इज अ प्रॉब्लम हियर। ओके, देन फेंटिंग में अकर, ओके, इन द बिगनिंग, एंड दिस इज फर्स्ट डोज इफेक्ट। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज़, ये तो नॉर्मल बातें करनी है हम लोग को, हाँ, बट एक एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, दैट पोस्टल हाइपरटेंशन इसमें होता है, बीटा ब्लॉकर्स में होता है, और किस में भी नहीं होता। एंड इट इज़, हाँ, अभी दूसरा जो हम लोग को, जो हमने मेजरली देखा है इस चैप्टर के अंदर, कि लिपिड प्रोफाइल किस तरह से इफेक्ट होता है। तो बीटा ब्लॉकर्स के अंदर लिपिड प्रोफाइल बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा था, बट इस केस में फेवरेबल है। तो HDL जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, LDL और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स के जो लेवल्स हैं वो कम जा रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा बढ़ गया है। एंड इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक्स बट नॉट इफ़ न्यूरोपैथी इज़ प्रेजेंट। ठीक है, अगर अगर बेसिकली आपका न्यूरोपैथी यहाँ पर आ चुका है, इफ न्यूरोपैथी इज सेट इन, न्यूरोनल डैमेज इज सेट इन, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट इफ इट्स लाइक, हाँ, बिकॉज अल्फा ब्लॉकर्स जो है न्यूरोनल के थ्रू से ही अपना काम कर रहे हैं, और किसी बंदे का अगर न्यूरोनल सेटअप भी पूरा ख़राब है तो आप अल्फा वन ब्लॉकर्स तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक्स के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और मतलब सूटेबल फॉर डायबिटिक्स का मतलब ये है कि इवन इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग डायबिटिक्स तो हम लोग ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। बट अगर किसी बंदे को न्यूरोपैथी है तो तभी क्या है ना कि इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जो इम्प्रूविंग इफेक्ट वाला है वो एक पार्ट, वो उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं इफ़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोपैथिक डायबिटीज़। एंड देन यहाँ पर हाँ, वो तो अपने पढ़ लिया कि पोर्शनल हाइपरटेंशन का क्या प्रॉब्लम है। हैज़ फेवरेबल इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल, ये तो आपको पहले ही बोल दिया मैंने। देन हाँ, तो इतना याद रखना हम देखो, एक अपना लिपिड प्रोफाइल कैसे जा रहा है वैसे, और बाद में फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा बात करने का। एंड देन बात करने का कि इसका मेजर जो रोल है वो क्या है। ठीक है, हाइपरटेंशन के अंदर इसका मेजर रोल क्या है वो देखने का, बस दैट्स इट। कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, दैट्स इट। सेंट्रल सिम्पैथेटिक्स कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है, वैसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई ड्रग अगर हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है तो अपन लिखेंगे ना वैसा। तो सेंट्रल सिम्पैथेटिक्स में क्या लिखना है, क्लोनिडीन इज अ पार्शियल एगोनिस्ट विद हाई एफिनिटी एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी एट अल्फा 2 रिसेप्टर्स, स्पेशली अल्फा 2 इज एक्टिव इन ब्रेन स्टेम। तो अभी अल्फा टू एगोनिस्ट है, एंड इफ यू रिमेंबर हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो रहते हैं बेसिकली वो अल्फा 1 के एगोनिस्ट रहते हैं, सॉरी, मतलब अल्फा 1 के जितने भी एक्शंस रहते हैं, जितने भी इफेक्ट्स रहते हैं, उसको एंटागोनाइज करने के लिए हम लोग को अल्फा 2 रिसेप्टर जो है उस पर उसको यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है, और ये पार्शियल एगोनिस्ट है क्लोनिडीन हमारा। द मेजर हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स, अगेन द सेम थिंग, इसके भी अपने को हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स के बारे में बात करने का है, बराबर है। एंड द मेजर हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स, हाँ, अभी देखो इसके जो इसका जो रिसेप्टर्स है, वेयर आर दीज प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट इन मेडुला विजोमोटर सेंटर के वहाँ प्रेजेंट है। एंड थ्रू दैट एरिया दे डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो एंड बीपी एंड ब्रैडिकार्डिया, ऑफ कोर्स उसके जैसे ब्रैडिकार्डिया बेसिकली हो जाता है। प्लाज्मा नॉर एड्रेनलिन डिक्लाइंस, करेक्ट। सो प्लाज्मा नॉर एड्रेनलिन का जो एक लेवल होता है वो डिक्लाइन हो जाएगा इफ़ दिस अल्फा 2 इज़ बेसिकली used. Alpha 2 is basically stimulated. Though clonidine is capable of reducing noradrenaline release from peripheral adrenergic nerve index, this is not manifested at clinically used doses. तो हम लोग को ये क्लिनिकली यूज डोसेस के अंदर नहीं देखने को मिलता। ये जो इफेक्ट है ना, रिड्यूसिंग नॉर एड्रेनलिन रिलीज फ्रॉम पेरिफेरल एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स, ये हमको देखने को नहीं मिलता। बिकॉज ये जो अल्फा 2 है ना, तो अल्फा 2 क्या करते हैं कि अल्फा 1 को काम करने से रोक देता है, सिंपल सी बात है। तो जो अल्फा 1 के जो अल्फा रिसेप्टर जितने भी इफेक्ट्स होंगे उसको नलीफाई कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ रिड्यूसिंग द एन रिलीज फ्रॉम पेरिफेरल एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स, बट दिस इफेक्ट दैट इज सीन इज नॉट सीन इन क्लिनिकल यूज डोसेज। सो दैट इज़ वाई इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, कि इफेक्ट दिखाएगा बट इट इज़ मॉडरेटली पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव, ज़्यादा भी हाइपरटेंसिव नहीं, मॉडरेटली पोटेंट है।
ठीक है। तो अगेन वी टॉक्ट अबाउट द मेजर इफेक्ट्स कि भाई हम लोग अगर सेंट्रल सिम्पथोलाइटिक्स यूज़ कर भी रहे हैं तो क्लोनिडीन जो है उसका मेजर इफेक्ट क्या है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। हमने बोला कि पार्शियल लिगेस्ट है टू द अल्फा 2 रिसेप्टर्स एंड अल्फा 2 ए रिसेप्टर्स जो अल्फा 2 ए सब टाइप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है, वेसोमोटर सेंटर में। एंड देन व्हाट इज इट डूइंग, उसका रोल क्या है एग्जैक्टली हाइपरटेंशन कम करने में। और हमने देखा कि वो माइल्ड हाइपरटेंशन टेंशन वाला ड्रग है बिकॉज क्या है माइल्ड हाइपरटेंसिव इसलिए है और माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव इसलिए है क्योंकि क्लिनिकल यूज डोसेस में वो अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा पाता, सॉरी क्लिनिकल यूज डोसेस के अंदर ये अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा पाता। ओके, देन वी गो टू वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स के अंदर अपने को याद रखना है डाईहाइड्रोलजीन एंड हाइड्रोलजीन। अब ये जो वेसोडाइलेटर्स रहते हैं ना, दीज आर डायरेक्टली एक्टिंग आर्टीरोलर वेसोडाइलेटर्स, देखिए आर्टीरोलर वेसोडाइलेटर्स होते हैं। जबकि सीसीबी जो रहते हैं ना आपके वेनल डायलेटर्स होते हैं, वेनोडाइलेटर्स होते हैं। जबकि आर्टीरियल को डायलेट करने वाले, आर्टरीज को डायलेट करने वाले आपके वेसोडाइलेटर्स रहते हैं। और विथ लिटिल एक्शन ऑन वेनस कैपेसिटेंस वेसल्स रिड्यूसेस टीपीआर, सो इट इज रिटन ना विथ लिटिल एक्शन ऑन वेनस कैपेसिटेंस वेसल्स। ओके, तो यहाँ पर से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैपेसिटेंस वेसल्स का मतलब होता है वीन्स एंड रेजिस्टेंस मसल्स का मतलब होता है आर्टरीज। तो ये आपको सोच के रिमेंबर करना है। फिर भी मैं थोड़ा सा इसके साथ कंप्लाई नहीं करता बिकॉज आई स्टिल हैव डाउट्स कि रेजिस्टेंस कौन सा है और कैपेसिटेंस कौन सा है। बिकॉज यहाँ पर तो इस स्टेटमेंट से सीधे सीधे मालूम पड़ता है कि जो कैपेसिटेंस वेसल्स हैं वो आपके वेन्स हैं और जो आपके आर्टरीज हैं वो रेजिस्टेंस वेसल्स हैं। डजेंट मैटर, ठीक है। So it has a directly acting arteriolar vasodilator with little action on venous capacitance vessels reduces TPR। तो जो भी आपने अगर आर्टरीज को बेसिकली जो है वेसोडाइलेशन कर दिया तो आपका TPR तो घटेगा ही। It causes greater reduction of diastolic than systolic BP। Reflex compensatory mechanisms are evoked with such which cause tachycardia, increase in cardiac output and renin release, increase aldosterone, Na and motor retention। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे। जब हम लोग कैप्टोप्रिल की बात करते हैं तो ऐसे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलते थे, पर यहाँ पर रिफ्लेक्स कंपनसेटरी मैकेनिज्म अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो इन कैप्टोप्रिल दिस वाज नॉट द सीन बट दिस रिफ्लेक्स कंपनसेटरी मैकेनिज्म दैट आर देयर ये हम इसमें देख सकते हैं डायलिटर्स में। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि रिफ्लेक्स मैकेनिज्म जो है वो दूसरे में भी देखने को मिलेंगे क्या। एक सेकेंड ना, हाँ लोजाटाइन के अंदर भी ये जो रिफ्लेक्सेस हैं इंटरफियर नहीं कर रहे, बराबर। सीसीबीज के अंदर सीसीबीज के अंदर अगर करना भी जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जीएफआर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो एक चीज़ है। बीटा ब्लॉकर्स का तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि इफेक्ट हो रहा है नहीं इफेक्ट हो रहा है। ओके, और बाद में तो अल्फा ब्लॉकर्स अभी ओपन नहीं किया है, तो उतना याद रखो आप। तो सेंट्रल सिम्पथलाइटिस अभी ओपन नहीं किया है। तो वेसोडाइलेटर्स में अपन हाइड्रोलजीन डाईहाइड्रोलजीन कर रहे थे, तो उसमें अपने को बात करनी है कि इसके अंदर अपने को रिफ्लेक्स कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे जितने भी पॉसिबल हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑगमेंटेशन ऑफ एनी रिलीज एंड इंक्रीज इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द वन हु इज़ व्हाट डू से मतलब ऑगमेंट कर रहा है एन ए की रिलीज को एंड इंक्रीज इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एज वेल। ओके, then hyperdynamic circulatory state is induced, angina may be precipitated due to increased cardiac work as well as steal phenomena। तो हाइपरडायनेमिक सर्कुलेटरी स्टेट इज इंड्यूस मतलब क्या है कि इसके वजह से अंजाइना में भी प्रेसिपिटेटेड। ओके, बिकॉज इसने क्या किया है, इसने बेसिकली मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है अभी हाइपरडायनेमिक सर्कुलेटरी स्टेट का मतलब ये होगा कि सर्कुलेटरी स्टेट इज हाइपरडायनेमिक मतलब हाइपर काम कर रहा है वो, तो उसके वजह से एक अंजाइना भी हो सकता है बिकॉज वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहा है। तो ऑफकोर्स दैट थिंग्स कैन हैपन, बट ही वेसोडाइलेटर है तो टोटल पेरिफ्रेजिस आई थिंक इज इंड्यूस्ड, करेक्ट है। सो वो मैं देखो बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्स कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स के वजह से ही जो है ये सब हाइपरडायनेमिक सर्कुलेटरी स्टेट या फिर कुछ ऐसा, आई डोंट नो, बट ठीक है। हाँ, तो आपको याद रखना है इसके लिए। मेरे को इसका एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं है कि हाइपरडायनेमिक स्टेट क्यों निकल रहा है, पर इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डोंट रिमेंबर दिस मच बिकॉज वी आर स्टिल गोइंग टू स्टडी दैट वेसोडाइलेटर का चैप्टर ना। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें ये सब हाइपरडायनेमिक वाइपरडायनेमिक कुछ नहीं है।
ठीक है, डायरेक्ट एनओ रिलीज एंड दैट्स इट, दैट वर्क इज़ डन। ठीक है, तो उतना ही पढ़ेंगे हम, ज़्यादा करके ज़्यादा मत पढ़ो। ठीक है, इतना याद रखो कि उसका इफेक्ट क्या है एंड दैट्स इट। उसका जो मतलब रिफ्लेक्स कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं कि नहीं देखने को मिलते हैं, वो बस देखने का। और ये हमेशा याद रखो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं वो वीनस वेनोडायलेटर्स रहते हैं और ये हैं आर्टेरियोडायलेटर्स। ठीक है, दूसरा जो एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है वो ये है कि पार्टली एंडोथेलियम डिपेंडेंट में इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ एनो, स्टिमुलेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी, डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एनओसीए। इतना भी आप मत देखो एडवर्स इफेक्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दिस वेजोडाइलेटर्स इन अदर चैप्टर्स, तो उसमें से आपको वही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये सब जो पॉइंट्स देख रहे हो ना, पार्टली एंडोथेलियम डिपेंडेंट में इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ एनो, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड स्टिमुलेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब अपने को मैकेनिज्म्स आएंगे वेजोडाइलेटर्स के, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एंड एडवर्स इफेक्ट्स, हाँ बस उसमें याद रखना है आपको कि एनो रिलीज़ होता है, तो मे नहीं है, होता ही है एनो रिलीज़। और दूसरा एक चीज़ यहाँ पर ये है कि एडवर्स इफेक्ट्स जो आप देखते हो उसमें फेशियल फ्लशिंग, थ्रॉबिंग, हेडेक, डिजीनेस, पाल्पिटेशन, नेजल स्टफीनेस, ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा। इतना ही बोल सकता हूँ कि वेजिटेबल में जब आप पढ़ोगे ना, वो डाल देने का, बस दैट्स इट। हाँ, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि यूजेस क्या है इसके, यूजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन नॉट कंट्रोल बाय द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, तो यूजेस इसके लिए ये है कि हम लोग उसको फर्स्ट लाइन ड्रग्स जैसे यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स आपके काम नहीं आए तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। यूजली लो डोसेज आर एडेड टू द डायरेटिक एंड बीटा ब्लॉकर्स। It is not used alone, and large doses are not recommended for long periods. It is safe in pregnancy, so CCBs and vasodilators both are safe in pregnancy, बराबर। एंड लार्ज डोसेज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड इट इज़ नॉट यूज अलोन, नेवर यूज अलोन। ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज ऑल्सो अ vasodilator, so it is rapidly acting and consistently acting vasodilator, brief duration of action is 2 to 5 minutes। so देखो कितना फट फट से काम करता है ये, ब्रीफ ड्यूरेशन एक्शन है। लास्ट स्लाइड है। तो इसमें वही लिखा हुआ डायरेक्टली सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के अंदर, इट इज़ रैपिडली एक्टिंग, कंसिस्टेंटली एक्टिंग वेसोडाइलेटर, ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 5 minutes, फट फट एक्ट करके काम खत्म। हाँ, और इसका ये है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस स्पेसिस को दोनों को ये कर देता है। जबकि हमने जो मेजर हाइड्रोलाइसिन एंड डाईहाइड्रोलाइसिन की बात की थी, एक सेकेंड, हाइड्रोलाइसिन एंड डाईहाइड्रोलाइसिन, एक सेकेंड, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस स्पेसिस, 1 सेकेंड। ये हमने अभी भी लाइन देखा था ना, ये शायद अपन ने अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स में देखा था, एक सेकंड ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। विजुअलिटीज़ में मेरे को लगता नहीं देखा है अपन ने, बराबर। हाँ सी, इट इज इन अल्फ़ा ब्लॉकर्स, डायलेट्स बोथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वेसल्स, इफेक्ट ऑन द फॉर्म ऑफ प्रीडोमिनेटिंग, सी। ठीक है, तो ये हमने देखा था। और हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, वो भी एक वेसोडाइलेटर है, तो उसका भी एक प्रीडोमिनेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली एक्टिंग आर्टीरियल, हाँ सॉरी मैं किधर आ गया, ये बराबर, रिड्यूसेस टीपी ऑफ कॉस, ये तो अपन लिखना ही है। माइकल वर्गस, ये सब आपको मतलब ना एक तरफ ऐसा बोल सकते हो कि ये तो मालूम ही होना चाहिए, ये तो मालूम होना ही चाहिए कि विजुअलाइटर हो रहा है तो टीपीआर रिड्यूस होगा, कार्डियक आउटपुट वो सब हो जाता है। लिटिल रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। सो इन आई थिंक सेंट्रल सिम्पलिटीज नहीं, रिफ्लेक्स कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म्स हमने कहाँ देखे थे, रिफ्लेक्स कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म्स, वी वर सीइंग रिफ्लेक्स कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म्स इन विजुअलाइटर्स, इसके जो हाइड्रोलिजिन एंड डाइहाइड्रोलिजिन, उसके अंदर रिफ्लेक्स कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म्स देखने को मिल रहे थे, अपने को याद है। और तो मैंने किधर और रिफ्लेक्स कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म्स देखने की बात नहीं की, नहीं, बिकॉज अगर हम बात करें अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स की भी ना, तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स के अंदर भी रिफ्लेक्स कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म्स आई डोंट थिंक दे वर देयर, नहीं, उसमें जो पोस्टल हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था और कुछ प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पर। और सेंट्रल सिम्पैथेटिक्स के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ बराबर, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, जल्दी से फटफट ख़त्म करते हैं। then is non-enzymatically converted to NO by glutathione, may be responsible for the different pattern of vasodilator action compared to nitrates, as well as for the fact that no nitrate-like tolerance develops to nitroprusside action, used in management of hypertensive emergencies. Yes, it is used.
ओके, और ये एनओ रिलीज़ करता है नॉन एंजाइमेटिकली। वो एग्जैक्ट क्या प्रोसेस है अपन जानेंगे वेसोडाइलेटर वाले चैप्टर के अंदर, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ऊपर ऊपर से जान लो कि इसका लिटिल रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया देखने को मिलता है, ज़्यादा कॉम्पेंसेटिंग मैकेनिज्म यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। ओके, एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, 2 to 5 मिनट्स में इसका काम खत्म हो जाता है। ओके, बराबर। और ये रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस मसल दोनों को ये करता है, जबकि जो हाइड्रोलाइसिन एंड डायहाइड्रोलाइसिन था वो दोनों ही रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस मसल्स को डायलेट करते थे, बट ज़्यादा जो इफेक्ट था वो हमारे रेजिस्टेंस वेसल्स पे था, इफ़ यू रिमेंबर। सॉरी, ये मैं किसका बोल गया, अल्फा ब्लॉकर का था ये ना, कि अल्फा ब्लॉकर का जो है डायलेशन ऑफ बोथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वेसल्स मतलब रेजिस्टेंस का वेसल्स का ऊपर जो इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेट करता है अल्फा ब्लॉकर का। करेक्ट, क्योंकि वेजोडाइलेटर्स का तो डायरेक्ट एक्शन था ना, आर्टेरियो डायलेटर्स जिसको हम बोलते हैं, बराबर। बस इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। सो वी एंड द वीडियो हियर, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद अनदर चैप्टर।